नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो है आज का जो लेक्चर रहेगा वो है अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को संपन्न हुए धर्म ध्वज, ठीक है, धर्म ध्वज आरोहण के सांस्कृतिक, उसके ऐतिहासिक, सभ्यतागत महत्व पर केंद्रित रहेगा ये केवल एक धार्मिक समारोह नहीं है। आप ध्यान देंगे तो ये केवल एक धार्मिक समारोह नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि भारत की आत्मा, उसकी परंपराओं, उसके दीर्घकालिक संस्थागत निरंतरता की एक गहन जो है अनुभूति है। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। इसमें स्टार्टिंग के थोड़ी सी पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यूपीएससी में अगर हम समझे, हम क्योंकि सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के सिलेबस के साथ कनेक्ट करके सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सिलेबस के साथ क्या ये हमारा टॉपिक रिलेवेंट है, तो उसको हम आर्ट एंड कल्चर के साथ कनेक्ट करके एंड में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका ऐतिहासिक क्षण ऐसा क्यों कहा गया है कि जो धर्म ध्वज का जो आरोहण है, ये अयोध्या की जो बात हो रही है, ये इतना ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि इस तारीख को यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है केसरिया धर्म ध्वज इसको फहराया है, और जिसमें ये ध्वज को है तेजस्वी सूर्य, पवित्र ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीकों से पूरा भरपूर है। ठीक है, आपने अगर इस ध्वज को देखा होगा तो आपने देखा होगा, और प्रधानमंत्री ने कहा भी था उस दौरान जब ये ध्वजारोहण किया कि ये ध्वज क्या है, संकल्प है, ये सफलता है, और ये ध्वज संकट से उपजी सृष्टि का गाथा है और सदियों से संजोए सपनों का साकार का रूप भी है। देखिए, संघर्षों से उपजी सृष्टि का गाथा अगर हम समझे तो करंट अफेयर्स में हम जैसे कि देख रहे हैं टेररिज्म जैसे पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, तो इतने संघर्षों के बावजूद भी हम अपने देश को हमेशा रक्षा करने में उनकी जो है हम हमेशा सक्षम रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन अभी हमारे सामने हुई है, चाहे वो पहलगाम का अटैक हो या फिर पुलवामा अटैक हो या फिर हम देखेंगे कि जो दिल्ली ब्लास्ट है, इन सबको देखने के बाद आप देखेंगे कि जल्द ही इसका कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन दिखाई देगा। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ हम कनेक्ट करके समझ सकते हैं अपनी सुरक्षा के संदर्भ में। ये ध्वज जो है राम मंदिर निर्माण की पूर्ण अनुभूति है, और ये एक ऐसा संकल्प है जो 500 वर्षों से जो श्रद्धालु है, तपस्या है और संघर्ष के साथ जो जीवित रहा है, इसको यहाँ पर हमने देखा है। अब ध्वज क्या है? भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण का ध्वज है? क्योंकि देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो कह रहे हैं कि ये ध्वज मात्र एक झंडा नहीं है, भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सभ्यताएं जो है मिट जाती हैं और संस्कृतियां निरंतर बनी रहती है, लेकिन कह रहे हैं सभ्यता का पुनर्जागरण का ध्वज है। समझिए, ध्वज के केसरिया रंग, उस पर अंकित सूर्य वंश का प्रतीक, ओम का अक्षर, कोविदार वृक्ष, ये सब मिलकर क्या राम राज्य का, यहाँ पर आपको राम राज्य की सत्य और धर्म के भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, ये ध्वज आने वाली पीढ़ियों ये संदेश देता है कि सत्य की ही विजय होती है, जो कि हम हमेशा से बचपन से समझते आ रहे हैं इस चीज को कि अंततः सत्य की विजय होती है। और धर्म का आधार ही, अगर धर्म के मार्ग पे चलते हैं, धर्म क्या है पहले तो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि लोग धर्म को संप्रदाय से मात्र समझते हैं। देखिए, कम्युनिटी नहीं, धर्म का मतलब है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसे तल्लीनता से कर रहे हैं, जैसे पढ़ाना मेरा काम है, अगर मैं उसे ईमानदारी से कर रही हूँ तो यही मेरा धर्म है। आपका कोई और प्रोफेशन हो सकता है, किसी भी प्रकार के काम को अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तल्लीनता से कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो वो आपका धर्म हो जाता है। तो धर्म का आधार सत्य होना चाहिए। ठीक है। प्राण जाए पर वचन न जाए, कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान, यानी कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, ये सुनते हैं ना हम, तो कर्म ही प्रधान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि भविष्य में ये ध्वज जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मानसिक दासता से मुक्ति की यात्रा अगर हम देखें इस ध्वज के द्वारा कैसे समझ में आता है, प्रधानमंत्री जो भारत के, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक दासता की बेड़ियां लंबे समय तक हमें बाद में भी झेलनी पड़ी। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज से जब हम आजाद होते हैं तो रातों रात आजाद ही जरूर मिलती है, पर क्या स्वतंत्रता मिलती है हमें उस प्रकार से? तो यही कह रहे हैं कि 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था ने भारतीयों को अपनी जड़ों से दूर करने का प्रयास भी किया। इसीलिए प्रधानमंत्री जो अभी प्रेजेंट में है, उन्होंने कहा कि ये विश्वास फैलाया गया है कि हमारी विरासत हीन है और सब कुछ विदेशों से उधार लिया गया है, जबकि लोकतंत्र भारत की सभ्यता में जन्मा है, लोकतांत्रिक मूल हमारे डीएनए में निहित है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन
जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे आज 26 नवंबर है, ये लेक्चर आपको जब मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ठीक है, हमारे संविधान में चीजें ली गई हैं, उधार में चीजें हैं, बहुत सारी, ब्रिटिश से हो, आयरलैंड से हो, बहुत सारी जगह से, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से उधार लिया सब कुछ नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि लोकतंत्र जो है, क्योंकि लोकतंत्र जो है हमारा चौथा पिलर कहा जाता है, और लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हमारी चाहे संस्कृति हो, चाहे हमारा राजनीति हो, उन सब में हम देखने को मिलता है, उसका प्रतिदर्पण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, राम मंदिर का ध्वजारोहण भारत की उस आत्मा गौरव की वापसी का प्रतीक भी है। अब यहाँ पर देखना है कि रामायण के प्रमुख व्यक्तित्व को समर्पित ये मंदिर है। अब जैसे कि आपको ये समझना होगा, हो सकता है पीटी वगैरह में कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए कि मंदिर परिसर में 7 मंदिर जो है भारतीय संस्कृति की समावेशी और व्यापक दृष्टि का प्रमाण है। ठीक है, जैसे माता शबरी, निषाद राज गुहा, ठीक है, माता अहिल्या, वाल्मीकि, मतलब राम के उससे जुड़े हुए जो चरित्र हैं, उनसे संबंधित यहाँ बात की जा रही है। जटायु गिलहरी की प्रतिमाएं भी ये संदेश देती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज को एक डिकोड करके समझाने का प्रयास किया गया ताकि चीजें अंडरस्टैंड हो और उनका मतलब हो। ठीक है, तो महान कार्यों की सिद्धि में छोटी से छोटी भूमि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वहां पर जटायु और गिलहरी की जो मूर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली ये संदेश दे रही हैं। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अयोध्या जहाँ आदर्श जो है आचरण बनते हैं, जैसे अयोध्या वह भूमि जहाँ पर आदर्श आचरण में बदलते हैं, वह नगर है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपना जीवन यापन आरंभ किया और समाज के आदर्शों और मूल्यों के आधार पर ही राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम ये बने थे। ठीक है, अयोध्या की ये धरोहर केवल धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन का स्रोत भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और ऑब्वियसली बात है, उनका चरित्र, जब भगवान राम के चरित्र की बात हो तो उनसे कई सारी चीजें हम सभी को सीखनी चाहिए। ये धर्म में लिपटी हुई चीजें नहीं, बल्कि एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में भी हमें इस चीज को समझना होगा। ठीक है, अब सामाजिक समावेश और सांस्कृतिक एकता का प्रतिदर्पण हमें कैसे दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई समारोह में संतों, ठीक है, समारोह में संतों, साधुओं और अन्य समुदायों जैसे कि निषाद समाज, इसका शबरी परंपरा से जुड़े जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया और ये संदेश दिया गया कि रामायण की परंपरा अपना जन की सहभागिता से ही पूर्ण होती है, आम लोगों की सहभागिता से ही पूर्ण होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का है, समुदाय का हो, किसी भी कुल का हो। ठीक है, राम मंदिर का परिसर एक ऐसे भारत का प्रतीक है जहाँ हर वर्ग, हर समुदाय, हर परंपरा के लिए स्थान है। ठीक है, इसीलिए भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पर कई सारे भाषा, कल्चर, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो धर्म से लिप्त नहीं है, बल्कि ये धर्म से जो है अलग देखे, अगर संप्रदाय से अलग देखे तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो परिसर है भारत का एक प्रतीक ऐसा होता है जहाँ पर हर वर्ग, समुदाय और परंपरा के लिए स्थान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी रिलेवेंसी हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत कितनी है, पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस पता होगा तो हम चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, आर्ट एंड कल्चर की जो मैं क्लासेस लेती हूँ आपको ट्यूसडे और सैटरडे को संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ आपको, शाम को 6 बजे क्लासेस आती हैं। तो उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की कि टॉपिक की रिलेवेंसी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसको समझ लेते हैं। जैसे ये धर्म ध्वज की जो बात हो रही है, सिंबोलिज्म इन आप देखेंगे सिंबोलिज्म इन इंडियन कल्चर, तो इसका एक प्रमुख विषय है आर्ट एंड कल्चर का। तो धार्मिक प्रतीकों, ध्वजों और चिन्हों और रंगों का सांस्कृतिक इसका इंपॉर्टेंस है। अयोध्या का धर्म ध्वज जो है इस विषय का एक उत्कृष्ट केस स्टडी है। और ध्वज पर जो चीजें अंकित की गई हैं, जो चीजें ड्रॉ की गई हैं, उनको हमें समझना है। जैसे सूर्यदेव मैंने बताया था, अब ये क्या है, सूर्यवंश की परंपरा, वीरता और तेज का प्रतीक है। क्योंकि अगर आप सही मायने में समझेंगे तो पंच तत्व जिनकी हम बात करते हैं, हवा, पानी, ये सारी चीजें, उसमें आप देखेंगे सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे आप ईस्ट समझे या फिर कह सकते हैं, इनको जीता जागता आप देख सकते हैं, इनको नमन कर सकते हैं और उनकी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, इनसे आराधना कर सकते हैं। ठीक है, इनकी वीरता और तेज का प्रतीक दिखाई देते हैं। ओम क्या है, वैदिक ज्ञान, ध्वनि और ब्रह्म का प्रतीक है। कोविदार वृक्ष क्या है, राम वंश का पारंपरिक चिन्ह। केसरिया रंग क्या है, त्याग, वीरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तो हमें ये उसके साथ समझना होगा कि लिंक कैसे करना है। ये जो 4 तत्व आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भारतीय कला और प्रतीकात्मक का एक सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल सेमोटिक्स है। ये रास्ते और यूपीएससी में ऐसे शब्द जो हैं बार-बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, नॉट एग्जैक्टली ये। इसके बाद मंदिर वास्तुकला की बात करें तो आपको याद होगा कि जो है टेम्पल आर्किटेक्चर को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया अपने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में, जो ट्यूसडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे, कहाँ पर, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है संकल्प से सफलता। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल मंदिर वास्तुकला और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अगर बात करें तो राम का मंदिर पूरा होना, धर्म ध्वज का आरोहण,
भारतीय नागर शैली का मंदिर परंपरा। अब देखिए ये जो टर्म है ना नागर शैली, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि टेम्पल की 3 शैलीज है, ठीक है, 3 शैली है, जैसे कि पहली है नागर शैली, इसके बाद आपकी द्रविड़ शैली है, फिर इसके बाद आपकी आती है बेसर शैली, ठीक है। अब इन शैलियों के अंदर कई सारी उपशैलियां भी हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो जाके लेक्चर्स देखिए, उसमें आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप कह रहे हैं नागर शैली, इसका मतलब है उत्तर भारत में बना है, क्योंकि नागर शैली की जो ब्रांचेज है कहाँ से आपको देखने मिलती है, हिमालय अगर हम ऊपर से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके आपको विंध्य पर्वत तक देखने को मिलती है, तो इसी के बीच में आपका राम मंदिर भी आता है, तो ये नागर शैली पर बेस्ड है। अब यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर से कैसे कनेक्ट करना है, जैसे मंदिर के शिखर पर ध्वज जो है ऊर्जा, केंद्र बिंदु, आध्यात्मिक अधिकार का संकेत होता है, ठीक है। और भारतीय मंदिर परंपरा का मूल सिद्धांत भी कुछ इस प्रकार से कहता है, 191 फुट स्ट्रक्चर ऊंचाई और आधुनिक इंजीनियरिंग ये बताती है कि प्राचीन स्थापत्य, जो कि हमने देखा जो नागर शैली के स्टार्टिंग के मंदिरों में गुप्त काल से देखने को मिलता है, और आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने किस प्रकार से मिश्रण करके इसको बनाया है। ये वही कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है जो यूपीएससी में कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर सीरीज नहीं देख रहे तो जाके मेरे चैनल पर आप आर्ट एंड कल्चर की सीरीज देख लीजिए, शाम को 6 बजे ट्यूसडे सैटरडे आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रामायण के पात्रों को समर्पित मंदिर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रामायण में जो पात्र है, जो कैरेक्टर्स है, उनको भी समर्पित ये मंदिर है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जैसे माता शबरी हो गए, महाकाव्य परंपरा जो है ना, और समावेशी सांस्कृतिक दृष्टि, उसके उदाहरणों को लेते हुए यहाँ पर इनको दर्शाया गया है। क्या बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में विविधता, अनेक परंपराएं, अनेक समुदाय, कथाओं में अलग अलग पात्र होते हैं, और सभी एक ही सांस्कृतिक धरोहर में स्थान भी इनको मिलता है, कोई धर्म के बंधनों में बंधा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि एक विकसित और समृद्ध भारत की ओर ये इशारा करता है। इसमें पिछले 11 वर्षों की सरकार ने कहा कि महिलाएं, दलितों, पीड़ितों, ठीक है, पिछड़ों, जनजातीय समुदाय, किसानों, मजदूरों, युवाओं, सभी को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया है। इन्होंने 2047 तक एक विकसित भारत बनने की सामूहिक संकल्पना प्रस्तुत की, और एक ऐसा भारत जहां राम राज्य की अवधारणाएं, जैसे कि क्या राम राज्य की क्या अवधारणा है, न्याय, सत्य, समानता, धर्म और समावेश, एक्सक्लूसिव, ठीक है, समावेश, आधुनिक विकास के साथ संतुलित रूप में आगे बढ़े। अब इसमें कह रहे हैं धर्म ध्वज जो है भारत की आत्मा का आरोहण है, यानी कि धर्म ध्वज केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि आप देखेंगे ये धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ये भारत के आप देखेंगे सांस्कृतिक आत्मविश्वास, संस्थागत निरंतर, सभ्यतागत निरंतरता, सामाजिक एकता, जो हमारे सोशल जो यूनिटी को दिखा रहा है, नैतिक मूल्य और साझा विरासत का एक जीवंत घोष हमें दिखाता है। तो धर्म ध्वज एकमात्र ये ध्वजारोहण नहीं है, भारत की आत्मा का ध्वजारोहण, क्योंकि 500 वर्षों की तपस्या के बाद हम आज इस क्राइटेरिया में पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अयोध्या में ये ध्वजारोहण जो है इस बात को प्रूफ करता है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़े गर्व, अपने आदर्शों की पुनर्स्थापना और अपने संस्थागत भविष्य को एक साथ लेकर आगे कंटिन्यू बढ़ रहा है, और अपने कल्चर को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, और इस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर करंट अफेयर्स में है, जियोपॉलिटिकल का, किसी प्रकार से यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, इन सबके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे कि भाई हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, और सिलेबस आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल पर बने रहें, जहां पर मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे आपको शाम को 6 बजे इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल रही है, वही ट्यूसडे और सैटरडे आपको शाम को 6 बजे मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस मिल रही है, और साथ में डेली आपको हर एक दिन छोड़ के जियोपॉलिटिकल के टॉपिक रेगुलर मिलते हैं। जो भी करंट पे टॉपिक है उस पर हर तरीके के एंगल को समझाया जाता है, चाहे वो यूपीएससी का स्टूडेंट हो, चाहे सिविल सर्विसेज के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या आम व्यक्ति भी होगा तब भी उस टॉपिक को समझने में वो सक्षम हो पाएगा। तो उस तरह से टॉपिक को समझाया जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है संकल्प से सफलता, ठीक है, संकल्प से सफलता, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।